आज दोस्तों लेकर आए पॉलिटी सब्जेक्ट का तीसरा वीडियो। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए। अगर आप वो दोनों वीडियो देख लेंगे तो ये वीडियो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि पिछले 2 वीडियो में हमने पूरा प्रियम्बल का एक एक चीजों का बेसिक चीज बताते हुए और यहाँ तक पहुंचे। आज का जो टॉपिक है वो ये टॉपिक ये है कि हमारे प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में जो शब्द लिखे गए हैं, यानी लोकतंत्रात्मक, संप्रभु देश, अखंडता और आपका गणतंत्रात्मक, आपका लोकतंत्र, आपका पंथ निरपेक्षता, उन शब्दों का व्यापक अर्थ क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जो हमारा मूल संविधान था उसमें प्रस्तावना में कुछ शब्द थे और बाद में कुछ शब्द जोड़े गए हैं। 3 शब्द जोड़े गए। हमारे प्रस्तावना में सिर्फ एक ही संशोधन किया गया है, याद रखिएगा, ये संशोधन बार बार पूछा जाता है, और 3 शब्दों को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्दों को जोड़ा गया है, समाजवाद को, पंथ निरपेक्षता को और अखंडता को। तो यानी 3 शब्द जो है हमारे प्रियम्बल में बाद में जोड़े गए थे। बाकी जितने शब्द हैं वो हमारे मूल संविधान में प्रस्तावना में जो लिखे गए थे वही थे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है। हमारे प्रियम्बल में, हमारे प्रस्तावना में जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न दिया गया है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो भारत देश है, इस भारत देश का जो सरकार होगा, यानी जनता, हमारे संविधान का जो शक्ति का स्रोत है कौन है? जनता है। और जनता जिन प्रतिनिधियों को चुन के संसद में भेजेगी तो वो सरकार बनाएंगे। तो हमारे सरकार के पास यह अधिकार रहेगा कि वह कोई भी निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकता है, किसी दबाव में नहीं लेगा। जैसे आप जापान को देखेंगे तो वहां की जो सैन्य शक्ति है, वहां की जो सेना है वो अमेरिका की है। अब कोई भी डिसीजन लेना रहेगा बिना अमेरिका के दबाव में जापान कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, क्योंकि जब वहां पे आप देखे होंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब वहां पे परमाणु हथियार गिराया गया था, उसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था। अमेरिका ने कहा कि हम आपकी सुरक्षा अब हम करेंगे। तो आज भी सेना जापान में अमेरिका की है। तो अमेरिका को कोई भी अगर लड़ाई झगड़ा वाला कोई डिसीजन लेना रहेगा तो वो अमेरिका के दबाव में लेगा। लेकिन क्या भारत ले सकता है? नहीं ले सकता है। हमारे प्रस्तावना में ही ये बोल दिया गया कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी अपना निर्णय लेने में एकदम स्वतंत्र है, किसी के दबाव में काम नहीं करेगा। चाहे वो रसिया हो, चाहे रूस हो, चाहे कोई हो, किसी के दबाव में काम या निर्णय नहीं लेगा। जैसे भारत जो है अपने आंतरिक मामले में भी स्वतंत्र है। आंतरिक मामला क्या है? आंतरिक मामला जैसे हमारे सामाजिक चीजों में कहा किन सामाजिक कुरीतियां हैं खत्म करना है, किन सामाजिक चीजों को आगे बढ़ाना है, हमारा आर्थिक कहाँ पैसा खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है, किन को हमको पैसा देना है, किन से पैसा लेना है, हमें किन पे टैक्स लगाना है, किन पे टैक्स नहीं लगाना है, वो किसी अन्य राष्ट्र यानी किसी अन्य देश के दबाव में डिसीजन नहीं लेगा। राजनीतिक फैसला हमको किनको आरक्षण देना है, किनको नहीं देना है, किनको चुनाव में लड़ाना है, किनके अधिकारों को सीमित करना है, किनके अधिकारों को आगे बढ़ाना, ये किसी देश के दबाव में काम नहीं करेगा। धार्मिक चीजों में किनको स्वतंत्रता देनी है, किनको नहीं देनी है, फंडामेंटल राइट्स में क्या स्वतंत्रता दी जाएगी, कौन सा स्वतंत्रता छीन ली जाएगी, कब छीन ली जाएगी, ये सारे आंतरिक मामले में निर्णय लेने के लिए हमारा देश क्या है? स्वतंत्र है, यानी संप्रभु देश है। अगला बाह्य मामले, ये तो आंतरिक मामला हो गया कि यानी देश के अंदर है। अब जैसे मान लीजिए इधर पाकिस्तान है, इधर चाइना है, इधर म्यांमार है, तो ये जो विदेशी लोग हैं, तो बाह्य मामले में भी हमें किस देश से युद्ध करना है, किस देश से युद्ध नहीं करना है, यह निर्णय हमारे सरकार ले सकती है। हमारे जो जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है वह पूर्ण रूप से यह निर्णय लेने में क्या सक्षम है कि हम किस देश के साथ युद्ध करेंगे, किस देश के साथ युद्ध नहीं करेंगे। इसका निर्णय अमेरिका और रूस और जापान नहीं करेगा, यह इंडिया फैसला करेगा कि हमको किस देश के साथ युद्ध विराम की घोषणा करनी है, कहाँ पे संधि करना है, किस देश के साथ कौन सा व्यापारिक समझौता करना है, विदेशी मामलों में हमें क्या फैसला लेना है, ये सारे बाह्य मामले कौन लेगा? भारत निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, किसी के दबाव में काम नहीं करेगा। समझ में आ गया? दूसरा देखते हैं समाजवाद। अब ये दूसरा एक शब्द दिया गया समाजवाद। तो समाजवाद का जैसे ही नाम आता है तैसे 2 लोगों का नाम, पहला नाम आ जाता है कार्ल मार्क्स का समाजवाद। लेकिन हमारे देश में जिन प्रस्तावना में समाजवाद का नाम दिया गया है, यह समाजवाद किन चीजों पे काम करता है? यह समाजवाद संसाधनों का वितरण समान रूप से करता है, यानी पंक्ति में खड़ा हर व्यक्ति जो है उसको समान रूप से उनके हक और अधिकारों का जो संसाधन है उनका वितरण किया जाए, ये समाजवाद है।
आय की असमानता को दूर करना है। जो आय की असमानता जैसे अमीरी और गरीबी की खाई है उसको पाटना है, यह हमारा समाजवाद है। सभी लोगों का क्या हो, कल्याण हो, यानी जो और सबसे ज्यादा उनका कल्याण हो जो मतलब पिछड़े हैं, जो समाज में जो असमानता की खाई में सबसे पीछे रह गए हैं, उनको बराबर मतलब मुख्य धारा में लाने का समाजवाद है। जैसे कार्ल मार्क्स का समाजवाद और गांधी नेहरू का समाजवाद। तो आपसे पूछा जाएगा कि हमारे प्रस्तावना में जिन समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया है वो कैसा समाजवाद है, कार्ल मार्क्स का समाजवाद है या गांधी या नेहरू का समाजवाद है। तो ये कार्ल मार्क्स और गांधी नेहरू के समाजवाद का मिश्रण है, यानी दोनों लोगों का मिला हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा झुका हुआ किसकी ओर है, गांधी और नेहरू की ओर है, क्योंकि कार्ल मार्क्स का समाजवाद का लक्ष्य है अपने अधिकारों की प्राप्ति, और गांधी और नेहरू के भी समाजवाद का अर्थ है अधिकारों की प्राप्ति। लेकिन इनका जो साधन है, तरीका है, वो हिंसात्मक है। राजा को उखाड़ दो, मार दो, काट दो, हिंसा करो, अशांति रूप से छीन लो। लेकिन हमारा जो समाजवाद है वो अहिंसात्मक है और शांतिपूर्वक ढंग से है। तो हमारा जो समाजवाद है वो गांधी और नेहरू की विचारधारा से प्रभावित है। तो ये समाजवाद हो गया। अगला देखते पंथ निरपेक्ष। यह जो पंथ निरपेक्षता है ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे मूल संविधान में 1976 में जोड़ा गया, और समाजवाद भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमारे मूल संविधान के बाद ये शब्द जोड़े गए। शुरुआत में ही मैंने बताया समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, तो ये तो हमारे मूल संविधान के प्रस्तावना में था। ये समाजवाद 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्षता को भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अब ये पंथ निरपेक्षता क्या है? पंथ निरपेक्षता यह है कि भारत जो है, अगर ये हम कह रहे भारत है, तो भारत में किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म नहीं बनाया गया है। यानी जैसे पाकिस्तान देश बना तो इस्लामिक राष्ट्र बन गया, भारत ऐसा कोई राष्ट्र नहीं बना कि हिंदू राष्ट्र है या मुस्लिम राष्ट्र है या ईसाई राष्ट्र है या बौद्धिस्ट है, ऐसा कुछ नहीं। भारत में कहा गया है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष है, और यह संविधान का मूल ढांचा है। ये भी याद रखिएगा, जो लोग चिल्ला चिल्ला कहते हैं ना भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, कभी जिंदगी में नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि केशवानंद भारती केस जब आया था, केशवानंद भारती केस में 5 शब्दों को हमारे संविधान का मूल ढांचा घोषित कर दिया गया कि अगर कोई भी सरकार या राज्य विधानमंडल या फिर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो कानून बनाए और किसी भी ऐसे कानून बना दे जो हमारे मूल ढांचा को प्रभावित करता है, तो न्यायपालिका को अधिकार दिया गया कि ऐसे किसी भी मूल अधिकार को वह समाप्त कर सकती है। जैसे मान लीजिए एक हिंदू राष्ट्र आप बना दिए, जैसे केशवानंद भारती केस में 13 जज बैठे थे और लंबी बहस चली थी, तो आपको तो 13 से ज्यादा जज पहले बैठाने पड़ेंगे। उसके बाद भी अगर आप कानून बना देते हैं, जैसे विशेष बहुमत से ही आप संशोधन करेंगे प्रस्तावना में, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का सहमति, ये दोनों कर लिए, पास करा दिए, फिर ये अगर आप पास करा दिए हिंदू राष्ट्र हो गया, तो हमारा जो पंथ निरपेक्ष शब्द दिया गया मूल ढांचा, ये तो मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो न्यायपालिका तुरंत ऐसे किसी भी कानून को क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है। तो ऐसा संभव नहीं है। जो चिल्लाते हैं वो सिर्फ अपने वोट की राजनीति के लिए चिल्लाते हैं, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। तो किसी भी स्टेट को यानी राज्य को कहा गया है कि कोई भी राज्य अपने राज्य में कोई धार्मिक राजकीय धर्म नहीं घोषित करेगा। दूसरा, सभी धर्मों को समान व्यवहार करेगा। समान व्यवहार मतलब किसी भी धर्म को ये नहीं कि हम ज्यादा इसको करेंगे या इसको कम करेंगे। किसी भी धर्म को जो है क्या नहीं करेगा, मतलब ज्यादा लाइक नहीं करेगा वो सब धर्मों को, बल्कि बराबर सम्मान करेगा। यानी कि कहा गया है कि किसी राज्य धर्म का विरोध नहीं करेगा, यानी किसी भी धर्म का विरोध नहीं करेगा। जैसे पाकिस्तान धार्मिक विरोधी देश है, किसी एक धर्म का प्रचार करेगा, एक धर्म का विरोध करेगा। दूसरा कहा गया राज्य धर्म का सहयोग नहीं करेगा, किसी एक धर्म का सहयोग नहीं करेगा, बल्कि सभी धर्मों को ध्यान में रखते हुए सभी धर्मों के लिए कुछ मतलब धार्मिक चीज कर सकता है। जैसे मुस्लिमों के लिए हज सब्सिडी दे देगा, और हिंदुओं के नहान में मतलब कुछ योजनाएं दे सकता है, पैसा वैसा दे सकता है। तो सबको ध्यान में रख के कुछ खर्च कर सकता है, लेकिन किसी एक धर्म के लिए खर्च नहीं कर सकता। कैसा व्यवहार राज्य करेगा? तो तटस्थता का व्यवहार करेगा, यानी न्यूट्रल रहेगा, ना बहुत इस धर्म के प्रति झुकाव रहेगा ना इस धर्म के प्रति झुकाव रहेगा। ऐसा हमारे प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता को कहा गया, ये हमारा मूल ढांचा है। दूसरा समझते हैं लोकतंत्र।
लोकतंत्र आपको पता ही है कि भारत एक क्या है, लोकतंत्र है, जहां पे इसकी शक्ति कौन होता है, जनता होता है। तो लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत में जो है चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है, तो अक्सर आप एग्जाम में मार देते हैं भारत जो है ना लोकतंत्र कैसा है, प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का मतलब यह है कि कोई भी सरकार जो चुनी जाती है, जनता सीधे संसद में जाके अपना निर्णय ले, तो उसे प्रत्यक्ष चुन कहेंगे। यानी जैसे स्विट्जरलैंड में जनता कम है, यानी पॉपुलेशन कम है, तो कम होने के नाते जनता अपना भागीदारी दिखा देती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि चुनाव तो प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन हम जो चुनाव में प्रतिनिधि चुनते हैं वह जाते हैं, यानी हम अपना प्रतिनिधि चुन के संसद में भेज देते हैं। 10 लाख लोगों पे एक लोकसभा सीट का चुनाव होता है। आप जाइए संसद में और आप हमारे लिए, हमारे हक और अधिकार के लिए आप वहां पे बात करिए। यानी हम प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं। तो हमारा लोकतंत्र कैसा है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, तो भारत एक कैसा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी प्रतिनिधित्व का मामला है। यहाँ पे हम प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं संसद में और वो हमारे हक और अधिकार के लिए वहां पे कानून बनाते हैं और हमारे हक और अधिकारों के लिए बात करते हैं। दूसरा चीज समझते हैं गणराज्य। भारत में संविधान में, भारत के प्रस्तावना में गणराज्य शब्द दिया गया। गणराज्य का मतलब क्या होता है कि किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जो वंशानुगत होता है, ऐसे देश को हम गणतंत्रात्मक नहीं बोल सकते हैं। जैसे ब्रिटेन में आज भी लिखित संविधान नहीं है, वहां पे लिखित संविधान नहीं है, और वहां का जो राष्ट्राध्यक्ष है यानी जो राष्ट्रपति है वो वंशानुगत है। और हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो वंशानुगत नहीं होते हैं, बल्कि निर्वाचित किए जाते हैं, डायरेक्ट नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। जनता जिनको चुनती है वो लोग चुनते हैं हमारे प्रेसिडेंट को, तो कहीं न कहीं जनता ही चुनती है उनको, क्योंकि प्रतिनिधियों को कौन चुना, जनता चुना। तो भारत एक कैसा राज्य है, गणराज्य है। ब्रिटेन कैसा है, गणराज्य अभी तक नहीं है। जो ब्रिटेन भारत पे 300 सालों तक राज किया वो आज भी गणराज्य नहीं हो पाया, और हम क्या है, गणराज्य है। ठीक है, तो भारत एक कैसा है, गणराज्य है। समझ में आ गया। अब आगे हम लोग समझेंगे स्वतंत्रता, जो 5 प्रकार का हमारे प्रस्तावना में दिया गया, और जो न्याय की बात की गई है वो कैसा न्याय है, इसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।